अच्छा ये क्वेश्चन देखते जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये पहले से ही पता है इसके कोई चार दो सवाल एक चल बस करे ऐसा ट्रिपल ए मॉडल उसमें 7 स्टेप में क्वेश्चन करना होता है और टक्कर मॉडल में 5 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल है तो एक दफा 10 नंबर का सवाल आया हुआ है, इसके अलावा 6 7 या 5 नंबर का सवाल आता है। तो इसको हम क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का तो पास पेपर है नहीं, वो वही जो बुक के अंदर सवाल है वही आपने करने हैं। उसके एमसीक्यूज भी मैं आपको दे देता हूँ, तो वो बुक से ही करना है और वही एमसीक्यूज करने हैं। और जो यहाँ ये है ये आपने सिर्फ पास पेपर तैयार करने हैं। और एक सवाल पास पेपर में नहीं आया हुआ वो सवाल करेंगे कि जो बिजनेस एथिक्स कल्चर वाला सवाल है, वो जो 4 चीजें हैं वो आपने खुद याद करनी है, एक उसकी हेडिंग और एक उसका सेंटेंस या 2 सेंटेंस बस। अब ये 2025 का जो करंट पेपर है हमारे पास, उसमें अगर हम देखें तो सस्टेनेबल इंजीनियर्स में से जो क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले ये 5वां एमसीक्यूज है। कहते हैं ट्रिपल ए मॉडल के अंदर व्हाट शुड एन अकाउंटेंट डू फर्स्ट, मतलब वो पहला स्टेप पूछ रहा है। पहला स्टेप होता है मसला क्या है, फैक्ट्स ऑफ द सिनेरियो या फैक्ट्स ऑफ द केस। When asked to backdated an invoice to meet a sale target, पहला consider alternative course of action, ये तो कोई तीसरा चौथा होता है। Identify the stakeholder involved, कौन कौन stakeholder involved है, stakeholder की तो बात ही नहीं हम करते। Recognize that an ethical issue exists, ये देखते हैं। और मेक अ डिसीजन एंड एक्ट ऑन इट, इन चारों में से पहले कौन आएगा, रिकॉग्नाइज दैट एथिकल इशू। अच्छा ये पहला स्टेप ही है। दूसरा स्टेप में हमने ये देखना होता है कि एथिकल इशू है कौन कौन से, पहले हमने इवैल्यूएशन ही करनी होती है। एक सवाल ये हमारा 1 नंबर का ये आ गया, और फिर इसके अंदर क्वेश्चन आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 6 नंबर का। तो इस चैप्टर में से 7 नंबर का पेपर आया। इसमें क्या लिखा, यूजिंग द टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइज वेदर मेडिस्कैन शुड प्रोसीड द रोल आउट एज, रूल आउट एज प्लान का मतलब है प्लान शुरू करना है या नहीं करना। रोल आउट का बेसिकली मतलब होता है कि वो जो इनॉग्रेशन करना, इफ्तिताह करना। मेडिस्कैन लैब, अ डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी, has developed an AI based software tool that pre-screen x-rays and flags potentially cancer cases. The tool has undergone rigorous validation and is certified in both European Union and Pakistan. मतलब जो सॉफ्टवेयर हम ला रहे हैं वो सर्टिफाइड है यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी। Demonstrating as proven accuracy is 92% accuracy percentage भी सही है। Mediscan plans to deploy the tool in rural hospital across Pakistan as soon as possible. The rollout plan, rollout मतलब स्टार्ट करने का प्लान, includes training paramedical staff to operate the tool and provide patient counseling. अभी तक ये सवाल का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, सीरीज वाला सवाल खत्म होने लगा है तो क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। Mediscan has arranged operational training for staff, believing that no further instruction is needed since the result are easy to understand. कहता है कोई ज्यादा एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जो भी है इजी है, हो जाएगा। The company is concerned that offering additional training, कंपनी कह रही है कि नहीं भाई एडिशनल ट्रेनिंग कंपलसरी है, और हम क्या कह रहे हैं जिसकी कंपनी है कि एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मसला क्रिएट हो चुका है। कंपनी कह रही है एडिशनल ट्रेनिंग करवाओ, हम कह रहे हैं जरूरत नहीं है, आसान आसान सा काम है, हो जाएगा। सच एज पेशेंट कम्युनिकेशन, एरर हैंडलिंग एटसेट्रा वुड डिले द रोल आउट प्लान। कहता है यार अभी ना इफ्तिताह करो, थोड़ा लेट करो, पहले ये एडिशनल ट्रेनिंग अपने स्टाफ को करवाओ। और हम कहते हैं कि नहीं हमने करना है, उसकी वजह यह है क्योंकि जाहिर सी बात है उनका अपना कोई प्लान होगा। कहता है कहाँ साहब ठीक है एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं।
तो सबसे पहले टक्कर भाई साहब ने क्या कहा था? पहला, इज इट प्रॉफिटेबल? अच्छा मैं आपको बताऊं, क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या अभी से काम शुरू कर दे? प्रॉफिटेबल तो है। हाँ, हम ये कह सकते हैं शॉर्ट रन में तो प्रॉफिटेबल है, जैसी बात हमारा काम शुरू हो जाएगा, हमें इनकम आना शुरू हो जाएगी, बट लॉन्ग रन के लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबल तो है, हम टिक करते जाते हैं पांचों को, प्रॉफिटेबल तो ये है। दूसरी बात, दूसरा क्या था? इज इट लीगल? क्या ये लीगल है? लीगल है या नहीं? वैसे तो सारा काम ओके है, हम सर्टिफाइड भी है, सारा कुछ है, लीगली तो हम अप्रूव्ड है, क्योंकि लीगल तो यहां पर हो गया था। चले इसको भी फिलहाल कर देते हैं टिक, लेकिन मैं कहता हूं कि एडिशनल ट्रेनिंग भी एक कंपल्सरी चीज है, क्योंकि सेहत का मामला है। तीसरा क्या था? इज इट फेयर? फेयर नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग जरूरी है, तो ये हम क्रॉस कर देते हैं। इज इट राइट? मतलब हमें क्या लगता है, हमें ठीक लग रहा है, चलो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आपका ठीक कर देते कंपनी को। नहीं, उसके बाद पांचवा है एनवायरमेंटल इशू। इसमें कोई एनवायरमेंट का तो वैसे इतना कोई खास नहीं आ रहा, सस्टेनेबिलिटी को देख सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं है, और डिसीजन हम देंगे क्योंकि ये हेल्थ चीजों से रिलेटेड है, तो बेहतर यही है कि लॉन्ग रन देखा जाए तो इसको कर लेना चाहिए। ये इसका जवाब का स्टाइल है। अब 5 टक्कर के ना इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके 4 5 6 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, लेकिन ट्रिपल ए का सिर्फ एक क्वेश्चन आया वो पेपर। तो अभी अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट को देखना होता है, और वही एनवायरमेंट के अंदर जो जो चीजें आ जाती हैं हम उसे लिखेंगे कि नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, इस तरह से लिखते। इज इट प्रॉफिटेबल? जाहिर सी बात है, जो कंपनी डिसीजन ले रही होती है वो प्रॉफिटेबल तो होता ही है, इसलिए तो वो डिसीजन ले, अगर वो नुकसानदेह हो वो क्यों ले इतना रिस्क? यस, द रूल आउट इज लाइकली टू जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट ओपन अप एक्सेस टू न्यू रूरल मार्केट विद हाई डायग्नोस्टिक यूज नीड्स। बाकी तो वही सारा लिखा हुआ है, मेन ये है कि ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इससे हमारा अभी से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। इज इट लीगल? लीगल तो है, क्यों? द सॉफ्टवेयर टूल हैज बीन रिगोरसली वैलिडेटेड एंड सर्टिफाइड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज। इज इट फेयर? नहीं, फेयर नहीं है। It is not fair for the people who use the facility. They are unaware of the requirement. They should receive relevant information in the professional manner that they can understand with due care. Is it the decision right? कहते हैं no. क्यों? क्योंकि ये वही बात है ना, एथिकल वैल्यूज होती हैं, ये जो पर्सनल वैल्यूज होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है? एथिकल वैल्यूज। तो ये एथिकल नहीं है। Delegating diagnostic interruption and counseling to paramedical staff with minimal training may compromise accuracy in complex cases. कहता है कि अगर हम एडिशनल ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे ना, तो हो सकता है वो एरर हैंडलिंग में मसला आ जाए, पेशेंट कम्युनिकेशन में मसला आ जाए, तो इससे बेहतर है कि इसको हम ट्रेन करवा लें। To lead the miscommunication of the critical health information. Is the decision sustainable? No. Dealing with the counseling patient is a critical part of the paramedical job without proper training, क्योंकि sustainability में people भी तो आ जाते हैं। वो कहता है the initiator may fail to bring the desired result or या not relevant या no information। ये भी उसने लिखा है कि ये not relevant में भी आप जवाब दे सकते हो, और ये इंफॉर्मेशन ना हो, और या फिर सिंपल इतना भी लिख सकते हो। तो ये किसी भी 5 टक्कर मॉडल का एक डिजाइन है, जिसमें से आपने अपना पेपर डिजाइन करना है, यस नो में पहले जवाब देना है, और फिर 1 या 1.5 सेंटेंस में 2 सेंटेंस में अपना जवाब पूरा करना है। जमीर कंपनी, आप ऑडिटर हो, आप कंपनी को नहीं देखना, आपने उस बंदे को देखना है जो बंदा रिपोर्ट दे रहा है, उस ऑडिटर को देखना है। उस ऑडिटर ने क्या देखा? कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए ना, मार्केट वैल्यू कंपनी देखे,
पर्सनल वैल्यू का मतलब क्या है? वो बंदा जो बंदा रिपोर्ट दे रहा है, आपको क्या लगता है? सर जो बंदा रिपोर्ट दे रहा है वो तो ऑब्जेक्टिवली देख रहा है ना, तो उसने अपने ऊपर देख के तो उसने ये देखना है कि अच्छा यार मैंने अब रिपोर्ट देनी है तो ये एथिकली ठीक है या नहीं। उसकी एथिकलिटी हो सकती है। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये है ना कि हमने तो शरीफ इंसान देखकर करना है ना। वाई, ये उसने रिकमेंडेशन में लिखा है, वाई द डिसीजन सेटिस्फाई सम एस्पेक्ट्स ऑफ टक्कर मॉडल। अगर कुछ यस है कुछ नो है तो आपने कहना है क्या है, वाई द डिसीजन सेटिस्फाई सम एस्पेक्ट्स ऑफ द टक्कर मॉडल इट फेल्स टू द की टेस्ट ऑफ इज इट राइट, इज इट फेयर, इज इट द, कहते ये वो फेल कर रहा है, बाकी दो ठीक है, यस में जा रहा है, और तीन गलत है। द मिनिमल ट्रेनिंग प्रोवाइड टू पैरामेडिकल स्टाफ मे रिजल्ट इन एथिकल एंड ऑपरेशनल रिस्क पर्टिकुलरली वेयर, जो भी लिखता है मुश्किल लगता है, जजमेंट और पेशेंट कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। वही हेल्थ इशू है, तो हेल्थ इशू की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल है, तो बेहतर यही है कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कंपल्सरी। ठीक है, ये 7 नंबर का आया 2025 में, सितंबर 2025। अब अगर हम जाएं, वैसे तो जब हम पास पेपर बाकी करेंगे तो फिर मैं बाकी क्वेश्चन भी आपको रीड करवाऊंगा, अभी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमने अभी एक टॉपिक को पकड़ा है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, यहां पर इन टक्कर 5 क्वेश्चन मॉडल द क्वेश्चन is it fair primarily considered personal value, social value, market value या legal value? social value। और उसके बाद इसका क्वेश्चन पे आ जाए ट्रिपल ए मॉडल, 10 नंबर का सवाल, और ये एज इट इज बुक से आया था, नाम बस थोड़ा सा चेंज है। ग्रीन ग्रोव ऑर्गेनिक्स इनकॉर्पोरेशन अ ग्लोबल लीडर इन पाम ऑयल प्रोडक्शन, क्लेम टू प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन वॉशिंग की बात हो रही है, पहले तो ग्रीन वॉशिंग का वो कहता है क्लेम करते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। However, an investigative report reveals issues such as deforestation, habitat destruction, and forced relocation of indigenous communities due to GG operations। ये फिल्मों में ऐसा होता है, वो कहते हैं यहां से चले जाओ, लोगों को भी, वहां जो जानवर हैं, परिंदे हैं, वो सब कुछ, जाहिर सी बात है जब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, जंगलात खत्म कर रहे हैं, तो ये मजबूर कर रहे हैं कि वहां जो वहां के बाशिंदे हैं, चाहे वो हैवानात हैं या नबातात हैं, वो खत्म हो रहे हैं। Indigenous communities have lost access to vital resources including clean water, food and medicinal plants। कुछ जड़ी बूटियों टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। GG has also been accused of suppressing dissent through legal intimidation and manipulation। ये वो तमिल मूवीज वाले सीन है, उसमें मोस्टली ये वो अपने इलाके की प्रोटेक्शन के लिए फिल्में बनाते हैं, तो उसके अंदर ये चीजें उन्होंने दिखाई गई हैं, तो बिल्कुल वही चीजें। सदफ कंवल हु वाज रिसेंटली हायर्ड एज एन असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर और 6 month probation has been tasked with verifying GG sustainability palm oil sourcing। वो ट्रेनिंग पे आई और उन्हें यह कहा कि अच्छा जी आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें ये बातें ओवरऑल जो लिखी हुई हैं ठीक हैं या नहीं। During her verification, she uncovered discrepancies in sustainability certification and no evidence of conservation efforts। वो कहता है कि भाई साहब सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन है तो सही, लेकिन कहीं उसकी प्रोसीडिंग नजर नहीं आ, किससे वेरीफाई करवाया, कब वेरीफाई करवाया, कोई ट्रेल नहीं है। एक इशू, when raising these concerns the CFO dismissed them by saying oh these are just the company's standard practice। कहता ये कंपनी में होता है, आप छोटी बच्ची हो घर भाग जाओ, कहते उसको भगा दिया ये कह के कि अच्छा ये कंपनी की प्रैक्टिस है, डोंट वरी अबाउट देम, आप परेशान ना हो। however seeing your dedication to work I will surely recommend a salary measure upon the successful completion of your। कहता है आप
कि डेडिकेशन देख करना, हम आपको जब आपकी कंप्लीशन हो जाएगी हम आपको एक अच्छी सैलरी पे रख लेंगे। अब ये वो आ जाता है इंड्यूस्ड बेनिफिट्स के अंदर नंबर, यहां पर ये प्रॉब्लम आ गया। अब वो कहते हैं अप्लाई द 7 स्टेप डिसीजन प्रोसेस एंड आउटलाइन द अमेरिकन। अब इसमें हमने पहला स्टेप के अंदर करना है कि अच्छा जी सिचुएशन में क्या क्या फैक्ट्स क्या है, सिनेरियो क्या क्या। एक तो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो सही नहीं ली गई, फिर उसके बाद जो सीएफओ अपना बिहेवियर मिसबिहेवियर मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं दिखा रहा। तो तकरीबन कोई 3 से 4 मसले हैं। एक रिपोर्ट का आना मसला, फिर वो सर्टिफिकेशन सही ना होना मसला, और एक वो जो उसको ऑफर हो रही है वो मसला। 3 तो सवाजे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब जाते हैं आई कैप इसको किस तरह से डिजाइन कर रहा है। और ये क्वेश्चन के मार्क्स देखें जरा, 10 नंबर, मतलब इस चैप्टर में से 11 नंबर का सवाल। और इसमें हो सकता है अब वो ना दे, उसकी वजह यह है कि उसके पास ना अब सस्टेनेबिलिटी साथ आ गया, लेकिन 4-5 नंबर फिर भी। ऑटम स्प्रिंग है ना ये, अच्छा हम हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन था ये। चलें जी, सबसे पहले ये आपने याद करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, ना आगे पीछे होने चाहिए, तरतीब भी याद हो और सेंटेंस भी याद हो। एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द, पहले जीजी इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फोर्स रिलोकेशन ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटीज। एक सदफ कमल का नाम लिख देते वो ज्यादा बेहतर रहता। हैज डिस्कवर्ड डिस्क्रिपेंसीज इन द सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन एंड मिनिमल एविडेंस ऑफ द, और CFO dismissed the AIA findings as standard practice while offering the benefit they may influence her objectivity। मतलब ये 3 केस उसने हमें। दूसरा केस क्या था, आइडेंटिफाई द एथिकल इशू। अब एथिकल इश्यूज में जीजी ऑपरेशंस कंट्राडिक्ट इट्स क्लेम्स, और CFO attempt to influence the AIA objectivity through the offer the benefits, neglect indigenous communities rights and environmental degradation। अब अक्सर देखें जो वर्डिंग है ना, वो कौन सी वर्डिंग इस्तेमाल हो रही है, सस्टेनेबिलिटी वाली। तीसरे नंबर पर कौन से प्रिंसिपल रूल या वैल्यू इन्वॉल्व हो रही, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द ऑडिटर। CFO की एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। आप प्रोफेशनल बिहेवियर लिख सकते हैं अगर आपको ये चीजें मुश्किल लगती है। आपने उनमें से लिखने हैं ना, जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से लिखना है, वो ज्यादा बेहतर होता है। जीजी ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड एनवायरमेंटल एंड सोशल कमिटमेंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोर्स ऑफ एक्शन वही है एज इट इज। एक्सेप्ट द CFO फेवर, overlook the discrepancy, फिर accept the CFO favor, include the finding in her report, फिर refuse favor, no further action, refuse favor और disclose the। ये आपने अल्टरनेटिव जो उसके एक्शंस है ना, इसकी तरतीब ऊपर नीचे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उस सवाल के अंदर ऐसी तरतीब नहीं थी। आप अपनी मर्जी से लेकर लिखने वो चारों ही हैं, 4 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैचिंग नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, एक्सेप्टिंग द फेवर, कंप्रोमाइज द इंटेग्रिटी एंड, ये बिल्कुल इनके साथ मैच करके इनको लिखते। और ये जरूरी नहीं कि उसने शॉर्टकट, आप 4-4 पॉइंट लिख सकते हो हर एक का, यानी टोटल है ही मेरे ख्याल में 2 ही, एक्सेप्ट करना या रिफ्यूज करना। रिफ्यूज द फेवर ऑफ अलाइन विद द प्रोफेशनल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एंड, अब ये भी कह सकते हैं इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे जब समझ नहीं लगती थी तो मैं इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी ही लिखता था, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी समझ लग जाती है, कॉम्पिटेंस का भी पता चल जाता है और प्रोफेशनल बिहेवियर का भी पता चलता है। नहीं पता चलता तो ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी में मिक्स हो जाता है, तो दोनों ही लिख दो।
हाँ जी, एनालिसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसका रिजल्ट क्या निकल सकता है? अगर वो फेवर एक्सेप्ट करती हैं, शॉर्ट टर्म तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, डैमेज हर रेपुटेशन। और रिफ्यूजिंग द फेवर, दिस में उसके जो उसका कैरियर है उसके लिए तो सही होगा, सच एज प्रोलॉन्ग या प्रोबेशन पीरियड या सस्टेनेबल रिलेशन विद द सीएफओ। सीएफओ के साथ ताल्लुकात भी बन जाएंगे, या उसकी प्रोबेशन पीरियड भी बढ़ाया जाएगा, या फिर उसको आगे जॉब भी मिलने के, वो तो पहले ही ऑफर कर रहा है, लेकिन हमने उसी पैटर्न पे लिखना है जिस पैटर्न पे हमने बुक में पढ़ा हुआ है। उसने शॉर्ट 10 नंबर थे ना, इसलिए उसने जल्दी जल्दी किया। टेकिंग डिसीजन, internal auditor should refuse the favor and disclose the finding in her report. Upholding professional ethics, integrity and transparency is critical despite the personal risk. This decision ensure accountability and aligns with the broader ethical। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और आप एक मिला जुला भी आंसर लिख सकते हो कि जो फॉर द मैक्सिमम बेटरमेंट फॉर द कंपनी, और साथ ये भी हो जाना चाहिए कंपनी के लिए, तो वही है कि कुछ ना बताओ, रेवेन्यू जनरेट होता रहे बस। और ये एथिक्स ना बस किताबों की हद तक होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस चीज को समझते हैं वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, एथिक्स को कंप्रोमाइज नहीं करना, और फिर वो खबरों में भी आ जाते हैं। या उनकी डेडिकेशन खबरों में आ जाती है, या उनकी शहादत खबरों में आ जाती है। जब कोई एसीडीसी या कोई इस तरह का बंदे की खबर आती है कि इसने खुदकुशी की, तो कैसा पॉसिबल है कि वो बंदा खुश नहीं होगा अपनी लाइफ से? अगर वो इस तरह की कोई वो तो मुझे लगता है बस बताते ही हैं, इसका मुझे लगता है एमसीक्यूज नहीं आया। चलिए टक्कर आ गया, टक्कर ही ज्यादा है। और टोटल मैंने कहा है ही 4 सवाल। उन 4 सवालों को आपने अगर पास पेपर करके, और सिर्फ एक सवाल बुक से करना है बस इसका, बाकी पास पेपर को आपने याद कर लेना। ना मैं याद करवा रही पास पेपर आपको नहीं, फिर इधर देखिए 6 नंबर का सवाल आया हुआ है। अब पेपर में ना मिनिमम 4 नंबर पे गया हुआ है और मैक्सिमम 11 नंबर पे गया हुआ है। Allianz launched a business selling pre-loved items and hired 10 young uneducated men from his village. Allianz launched a business selling pre-loved items, hired 10 young uneducated men from his village. He offered them with accommodation, meals and low wages without formal agreement. यहां पर भी मसला आ गया, नजर नहीं आ रहा सही? मैंने कहा शायद नजर नहीं आ रहा। देखें, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये भी नॉर्मल प्रैक्टिस है। लोग ना जो यहां पर आकर सेटल्ड हो जाते हैं और अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि गांव के लोग मंगवाए जाएं, क्योंकि वो थोड़े से अनफेमिलियर होते हैं और उनको वो इस तरह से कम वेजेस के ऊपर, और ये वो खुद ही खुशी खुशी मान जाते हैं। हाँ, उनको हैंडल करना भी आसान होता है। द वर्कर एक्सेप्टेड द जॉब अनअवेयर ऑफ लीगल वेजेस रिक्वायरमेंट। 3 years later, 3 साल के बाद, अ वर्कर्स रिलेटिव फ्रॉम एन एनजीओ, एक एनजीओ में बंदा काम करता था, इन्फॉर्म देम अबाउट द मिनिमम वेजेस लॉ। तो बताया कि भैया आपको इतनी कम से कम वेजेस मिलनी चाहिए। द वर्कर्स देन डिमांडेड हायर वेजेस एंड कंपनसेशन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक प्रैक्टिकल काम आपके सामने आ रहा। क्या होगा उसके बाद? फ्लैश कर, वर्कर देन डिमांडेड हायर वेजेस एंड कंपनसेशन। लश्कर इधर है, सवाल का पता क्या चल रहा है? प्री लव पे फंसा हुआ है, आगे आजा भाई, पोस्ट लव पे भी आजा। अच्छा तो हाईलाइट बाकी भी काफी सारे हाईलाइट किया है, तो प्री लव पे फंसा हुआ है। जो रिजल्ट होता है ना प्री लव का, उस पे आया आप। जब जुंडे पकड़े होते हैं, अब वहां पर पहुंच जा। सवाल यह है कि बिजनेस शुरू किया है, 10 लोग मंगवाए हैं,
और उसको उनको अकोमोडेशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और कम वेजेस दे रहे हैं। एक अहमद रजा जैसा बंदा एनजीओ में काम करता था और उसने अगर कहा कि लश्कर तो आपको लूट रहा है, कम से कम तो इतनी वेजेस होनी चाहिए। अब उन्होंने लश्कर से बात की। आगे वैसे सिंपल लश्कर का बिहेवियर क्या होगा एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है ना करो, आप चले जाओ, हम किसी और बंदे को कहते हैं, इतनी बेरोजगारी है। When Aliyan threatened to fire them, they sought help from the NGO. तो जब उसने कहा ना तो फिर उन्होंने जाकर अहमद रजा को पकड़ा, यार तू तो ये कहता था, वो तो हमें कहता थी नौकरी छुड़वा देंगे। Which filed a lawsuit against him for violating the wages law. Aliyan's lawyer suggested backdating hiring documents and including the value of meals and accommodations to comply with wage law requirement. कहते ठीक है, अगर ये ऐसे करते हैं तो आप ऐसा करो कि हम इसको फ्री रिहाइश भी दे रहे हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर दो और खाने की कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। Aliyan believes this will resolve the issue. अब टक्कर भाई साहब के हम सबसे पहले देखेंगे, इज इट प्रॉफिटेबल? यस, प्रॉफिटेबल तो है। अब इतनी कम वेजेस में हम काम कर रहे हैं। इज इट लीगल? लीगल नहीं है, क्योंकि लॉ है, वेजेस लॉ की वायलेशन हो रही है। नंबर 3, इज इट फेयर? सोशली भी, क्योंकि हम उन लोगों का हक मार रहे हैं, तो कौन सा ये फेयर है? इज इट राइट? आपका जमीर क्या कहता है? करप्टेड जमीर, वो तो आप यस अंदर से कह रहे होंगे, लेकिन जमीर को मुसलमान रखना और सस्टेनेबिलिटी में क्या आएगा? वैसे तो कोई एनवायरमेंटल इशू है नहीं, लेकिन कम्युनिटी के लिहाज से देखा जाए तो फिर ये देखा जा सकता है, क्योंकि ESG में आ जाता है ना अब, तो ESG में S, हालांकि उसमें हम पहले भी देख कर आते हैं एज इट फेयर के अंदर सोशल वैल्यू, लेकिन यहां पर भी वो चीज वो देख देता है, फिर वो कहता है कि अगर ना रेलिवेंट हो तो ना लिखो। चले जी, अब हमारे कितने यस है, कितने नो है? एक यस है, बाकी सारे नो है। ये क्वेश्चन कौन सा प्लेन का था या स्प्रिंग 25? ऑटम 24 है मेरे ख्याल में। Item 24, क्वेश्चन नंबर 3। चलें जी, इज इट प्रॉफिटेबल? उसने दो आंसर दिए हैं, शॉर्ट रन एंड, हाँ शॉर्ट रन तो प्रॉफिटेबल चल ही रहा है, लॉन्ग रन में ये होता है कि कल को कोई केस कुछ ना हो जाए और हमें लेने के देने ना पड़ जाए। Yes, the lawyer suggestions to backdating hiring document and include the value of meals and accommodation might provide a short-term solution to avoid immediate financial penalties and increase wages, potentially maintain short-run profitability। और लॉन्ग रन के लिए फिर वही बात आ जाएगी कि जाहिर सी बात है, आप एनजीओ के हाथे चढ़ गए, एनजीओ वाले तो अपना उन्हें कोई काम होता नहीं है घर में, कहते हैं कि दूसरों का भी ना काम करने दे। इज इट लीगल? नो, क्योंकि लॉ शामिल हो गया है। बैकडेटिंग डॉक्यूमेंट, अच्छा जी आपने वो इशू को बेस बनाकर अपने आंसर लिखने हैं। बैकडेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मैनिपुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मील्स एंड अकोमोडेशन टू कंप्लाई विद वेजेस लॉ इज इलीगल। आगे वो दिल करे तो लिख देना, नहीं तो फेयर भी नहीं है। द सजेशन इज अनफेयर टू द वर्कर, उसने लफ्ज लिख भी दिया, टू द इन अटेम्प्ट्स टू डिसीव देम and the authorities instead of addressing their legitimate grievance and legal rights. Is it right? No. Ethical lawyer suggestion is wrong. It involves exploitation of the workers who are already disadvantaged of their lack of education and awareness of their rights. तो पहले वो अनपढ़ से बंदे हैं, ऊपर से आप लोग उनका हक मारी जा रहे हो। Is it sustainable? No, the proposed deception is not sustainable. Deception मतलब वो कहता है जो धोखा दे रहे हो या कुछ इस तरह की बातें कर रहे हो वो सस्टेनेबिलिटी में आ जाए, वो ये जबरदस्ती सस्टेनेबिलिटी बना देता है, वरना सस्टेनेबिलिटी मेन एनवायरमेंटल से लिंक करती है
और ये सोशल को देखकर क्योंकि डबल आ जाता है ना, एक ऊपर सोशल आ गया फिर ये। If the deceit is uncovered, it could lead to significant legal and financial trouble. Some of their recommendation में अब ज्यादातर नो ही है, तो रिकमेंडेशन में यही है कि वो उसकी बात ना माने बल्कि उनको फेयर वेजेस देना स्टार्ट कर दे। Allianz should avoid pursuing any strategy that involve illegal action such as backdating documents. Instead, he negotiating a settlement with the workers that considered both the business interest and worker rights. उनसे कोई बात कर ले, should ensure that all employment terms and compensations are properly documented, prevent similar issue from। ये हमारी फॉर्म में भी हुआ था। अब क्या करते थे कि आई कैप ने 2 महीने या 3 महीने की प्रोबेशन दी हुई है, लोग 8-8 महीने 10-10 महीने साल बाद कर रहे थे, तो लोगों ने ना कंप्लेन करना शुरू कर दी। अब फर्म वालों ने क्या किया, अब जब ये लोग फर्म में जाते हैं ना, वो पहले आपसे एक एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं कि भाई इतने महीने की हम आपसे इंटर्नशिप करवाएंगे और उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो। तो जब उनके पास टाइम नहीं होता ना या स्पेस नहीं होती रजिस्टर्ड करने की, अगर उन्होंने आपको 8 या 10 महीने बाद रजिस्टर्ड करना है तो पहले आपसे एक एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं कि कल को अगर आप उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लो तो उनके पास प्रूव होगा कि इस भाई साहब ने सिग्नेचर की हुई और हम इसको इंटर्नशिप पे रखा हुआ है, प्रोबेशन पीरियड पे अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम 3 महीने, बल्कि कहते 2 महीने है नॉर्मली, वैसे कहते हैं कि हद 3 महीने, लेकिन यहाँ पर साल भी हो जाता है, 8-8 महीने भी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर वो आपको रख तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो ये भी कहते हैं कि भाई साहब अगर आपने आना है, तो हर बंदा खुशी खुशी एग्री हो जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जब आपको आर्टिकल नहीं मिल रहे, एक अच्छी फर्म आपको आर्टिकल ऑफर कर रही है, तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जितने महीने मर्जी आपने करना है, हमारी मर्जी हुई तो आपको इंडक्शन करेंगे, नहीं हुई तो जब जाना चाहे चले जाना। प्रोबेशन पीरियड होता है कि जब हमें रजिस्टर नहीं किया जाता, हम चाहें तो फर्म छोड़ सकते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो अगर आपको किसी अच्छी फर्म से कॉल आ जाए तो आप जा सकते हैं। तो लेकिन ये भी एक इलीगल काम हो रहा है कि वो ना डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, थ्रेट करते हैं कि जी अगर आप चले गएंगे तो वैसे बाहर भी कम ही आजकल तो इंडक्शन होती है, तो जिसको जहां पर मिलती है वो वहां पर बैठ जाते हैं। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन एक करते हैं छोटा सा। पहला 1 नंबर का सवाल तो आपको ये ऐसे आ गया तो ये तो बहुत ही मजे का है। इज इट राइट पर्सनल वैल्यू, और वो ये तो वही 5 याद कर लोगे ना, तो उसमें से ज्यादातर आपने देखा कि एमसीक्यू में वही चीज आ रही है। और एक सवाल और देखते हैं इसका, यूनिक सोर्सेज, ये 5वां क्वेश्चन, 4 नंबर का सवाल आया था जी, टोटल 5 हो गए। डिस्कस एंड पॉइंट एथिक्स एंड रूल एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स क्या थे अहमद? एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स में क्या फर्क है? आज आपने पढ़ना है, अबू बकर साथ बैठ के पढ़ना है। हाँ हाँ, और रूल पॉइंट एथिक्स, रूल एथिक्स यार ये इतना आसान होता है, बंदा इंसानों की तरह सिर्फ एक दफा सुन लेना तो ये फॉर लाइफ नहीं भूलता। एंड पॉइंट एथिक्स से क्या मुराद है कि आपने मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर देखना है। रूल्स के वो देखें ज्यादातर किस डिसीजन से ज्यादातर स्टेक होल्डर को फायदा हो रहा है, एंड रिजल्ट देखें, रूल्स को छोड़ दें। ये देखें ज्यादातर अगर स्टेक होल्डर को जिस डिसीजन से फायदा हो रहा है वो डिसीजन ले, उसे बोलते हैं एंड पॉइंट। और दूसरा है रूल एथिक्स, आप फायदा ना देखें, आप रूल्स को देखें, चाहे किसी को बेनिफिट हो या ना हो, आप रूल्स को देखें, जो कंपनी पॉलिसीज हैं जो उन पे काम करें। तो ये 4 नंबर का 2-2 नंबर का सवाल आपको मिल जाएगी, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर इसका ये वही एज इट इज आई कैप की किताब से कॉपी पेस्ट किया होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रिंग था,
चले जी, यहां पर देखिए आपने इसको बुलेट्स फॉर्म में लिखना है। ये इस तरह से पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको भी अजीब सा लगेगा। थ्रू एंड पॉइंट एथिक्स सीक द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेट, यही इसकी डेफिनेशन है। अब आपने इसका लिंक बनाना है किसके साथ? दिस ऑब्वियसली रिक्वायर सम कंप्रोमाइज फॉर सर्टन सेगमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर। जब आप ये देखोगे ना कि मैक्सिमम स्टेक होल्डर का फायदा, तो ये बात कंफर्म है कुछ स्टेक होल्डर का कहीं ना कहीं बेनिफिट कंप्रोमाइज होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्टेड रिजल्ट इज ग्रेटर गुड इफ टेकन इन एग्रीगेट फॉर ऑल की स्टेक होल्डर। आपने ये देखना है कि किस डिसीजन से ज्यादातर स्टेक होल्डर को फायदा होगा नंबर के लिहाज से, यानी सप्लायर, कस्टमर, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। फिर इन दिस केस, अब वो जो केस है जो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, ये सारा केस ये पढ़ के उसको लिंक कर देना है साथ। फिर रूल्स एथिक्स में क्या कहते हैं? द रूल एथिक्स इंटेंड्स टू फॉलो द ड्यूटी एंड नॉर्म्स टू द प्रॉब्लम। The intended decision is assessed on the basis of law of the land, company's policies and code of ethics. किसी का फायदा, किसी का नुकसान, आपको क्या लगता है ज्यादा फायदेमंद एंड पॉइंट्स होता है, ज्यादा सस्टेनेबल रूल्स एथिक्स होता है। एंड पॉइंट क्या होता है? ज्यादा लोगों का फायदा हो गया, ज्यादा लोग खुश हो गए, कुछ नाराज हो गए। लेकिन जब हम रूल्स एथिक्स में काम करेंगे, हम हर किसी को कह सकते हैं यार पहले से ही पता है सबको, ये पॉलिसीज थी, हमने इसको फॉलो करना है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो इसलिए एंड पॉइंट्स में ज्यादातर बेनिफिट लोगों को होता है, लेकिन रूल्स एथिक्स में लोग ज्यादा, कोई नाराज नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लोगों के दिल के अंदर ग्रजेस पैदा नहीं होते कि रूल की काम हो रहा है। हर बंदे को कह सकता है यार आपको पहले ही पता था। लेकिन जब वो, जाहिर सी बात है, चाहे आप 90% लोगों को फायदा दे दें, लेकिन जो 10% लोगों को फायदा नहीं देंगे ना, कल को जब वो ऊपर आएंगे ना, उन्होंने आपका बेड़ा गर्क करना ही करना। चलें जनाब, अब आपने ये सारे पास पेपर के इसके क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ यहां से देखने लाजमी है, इससे आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना आ जाएगा। ठीक है ना? सॉल्यूशन लिखना, डिजाइन के बगैर आप तुक्के मार के आओगे वो आपको फेल कर देगा। अगर आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना आ गया, हर किसी को सवाल का जवाब आता होता है, खास तौर पर जब ये आप लोग पढ़ जाओगे 4 सवाल हैं, आपको पता है कि चारों में से एक सवाल आना ही आना। लेकिन सॉल्यूशन डिजाइन करते वक्त आप लोगों को इन चीजों का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, आई कैप का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक होगी बात? तो इंशाल्लाह बाकी कल से फिर